हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। 2006 में उत्तर प्रदेश भारत में एक दिल दहला देने वाली सीरियल किलिंग की घटना हुई थी। राजीव कॉलोनी नाम की एक बस्ती से गरीब बच्चे धीरे धीरे गायब होने लगे। एक दिन एक बच्चा खेलते हुए अपनी गेंद ढूंढने निकला और ड्रेन के अंदर एक आधा सड़ा हुआ हाथ देखकर दंग रह गया। यहीं से पुलिस की जांच शुरू होती है। धीरे धीरे चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है, जिसमें पता चलता है कि एक साइको किलर ने न सिर्फ बच्चों को बल्कि युवा लड़कियों को भी बेरहमी से मार डाला था और उनका मांस खा जाता था। इंसानी मांस खाना उसकी सबसे बड़ी लत थी। इस सच्ची घटना पर आधारित एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है सेक्टर 36, जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। विशेष सावधानी, कमजोर दिल वाले लोग इस वीडियो को अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत प्रेम सिंह नाम के एक आदमी से होती है, जो सब बनेगा करोड़पति शो का दीवाना था। कुछ देर बाद उसकी पत्नी का फोन आता है और वो उससे बात करते करते ऊपर के कमरे में चला जाता है। प्रेम सिंह अपनी पत्नी को बताता है कि उसे एक जरूरी काम है, इसलिए वो फोन रख देता है। फिर वो एक टेप रिकॉर्डर में गाना बजाता है और हाथ में कई धारदार हथियार उठा लेता है। उन हथियारों को लेकर वह बाथरूम में जाता है, जहां एक लड़की की लाश पड़ी होती है। वो लड़की की तरफ इस तरह देख रहा था जैसे ये उसका रोज का काम हो। उसके अंदर कोई पछतावा नहीं था और लड़की को चापड़ से काटकर टुकड़े टुकड़े कर रहा था। लड़की का खून टॉयलेट के अंदर बह रहा था। उसके ऐसे काम और बर्ताव से साफ पता चल रहा था कि वो एक खतरनाक साइको किलर है। अगले सीन में हम इंस्पेक्टर रामचरण पांडे को देखते हैं। पांडे एक रफ एंड टफ पुलिस ऑफिसर था, जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी थी। एक दिन मंडल नाम का एक शख्स इंस्पेक्टर पांडे से मिलने आता है। वो पांडे को बताता है कि उसकी बेटी पिछले 3 दिनों से लापता है और बहुत ढूंढने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल रहा है। वो आदमी रो रहा था और कहता है कि आज उसकी बेटी का 15वां जन्मदिन है। उसने अपनी बेटी से वादा किया था कि वो उसके जन्मदिन पर उसे एक टीवी गिफ्ट करेगा। मंडल हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर पांडे से गुजारिश करता है कि वो उसकी बेटी को ढूंढने में मदद करे, लेकिन पांडे ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उसने कहा, शायद तुम्हारी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं चली गई होगी, कुछ दिनों में खुद ही लौट आएगी। इसलिए इंस्पेक्टर पांडे ने कोई FIR दर्ज नहीं की, बल्कि उस आदमी को कुछ पैसे देकर विदा कर दिया ताकि वो अपनी बेटी के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीद सके। वो आदमी रोते रोते वहां से चला जाता है। जाने से पहले मंडल थाने के नोटिस बोर्ड पर अपनी बेटी टुम्पा का मिसिंग पोस्टर लगा जाता है। पोस्टर में लगी तस्वीर देखकर हमें समझ में आता है कि प्रेम सिंह ने बाथरूम में जिसे टुकड़े टुकड़े कर दिया था वो लड़की टुम्पा ही थी। वहां सिर्फ टुम्पा ही नहीं बल्कि और भी कई बच्चों के मिसिंग पोस्टर लगे हुए थे। अगले सीन में हम राजीव कॉलोनी के कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं। आमतौर पर इस कॉलोनी में निम्न वर्गीय लोग रहते हैं। इस कॉलोनी के बगल में सेक्टर 36 नाम की एक और कॉलोनी है, जहां उच्च वर्ग के लोग रहते हैं। खैर, बच्चे जब क्रिकेट खेल रहे थे तब गेंद जाकर नाले में गिर जाती है। अली नाम का एक लड़का गेंद उठाने के लिए नाले की तरफ जाता है। गेंद ढूंढते ढूंढते अली को एक कटा हुआ हाथ मिलता है। यह खबर सुनते ही पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और जांच शुरू करती है। पहले तो पुलिस को लगता है कि यह शायद किसी बंदर का हाथ होगा। इंस्पेक्टर पांडे जब इस बारे में स्थानीय लोगों से बात कर रहे होते हैं, तभी उनकी नजर सेक्टर 36 के एक घर की तरफ जाती है। उस घर की टूटी हुई खिड़की से कोई इंस्पेक्टर पांडे को देख रहा था। पांडे जैसे ही उस तरफ देखते हैं, वो आदमी तुरंत वहां से हट जाता है। इसके बाद इंस्पेक्टर पांडे स्थानीय लोगों से उस घर के बारे में पूछते हैं, तो वे बताते हैं कि यह बसी नाम के एक अमीर व्यापारी का घर है। इसके बाद इंस्पेक्टर पांडे अली की बहादुरी की तारीफ करते हैं और उसे कुछ पैसे इनाम में देते हैं। यह देख बाकी बच्चे भी अली की तारीफ करते हैं। सेक्टर 26 के उसी घर से प्रेम सिंह, वो आदमी, टूटी खिड़की से पूरी घटना देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। रात को अली अपने परिवार के साथ बैठकर टीवी देख रहा था। तभी उसके पिता काम से घर लौटते हैं। जब उन्हें अपने बेटे की बहादुरी का पता चलता है तो वे भी खुश होकर अली को कुछ पैसे इनाम में देते हैं। अली वो पैसे लेकर दुकान जाता है और घर लौटते समय कोई उसका नाम लेकर पुकारता है। अली जब मुड़कर देखता है तो प्रेम एक चादर ओढ़कर बैठे हुए नजर आता है। अली उसके पास जाता है तो प्रेम उसे 2 चॉकलेट देता है। चॉकलेट पाकर अली बहुत खुश हो जाता है। फिर जब अली घर की तरफ जाने लगता है तभी प्रेम अचानक पीछे से उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। प्रेम अली से कहता है कि वो उसे मारेगा और उसकी लाश नाली में फेंकेगा। यह सुनकर छोटा बच्चा डर के मारे कांपने लगता है। अली प्रेम से बार बार गुहार लगाता है कि उसे छोड़ दे। वो कहता है, अंकल, मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर आप मुझे क्यों मार रहे हैं। लेकिन इस खौफनाक साइको किलर के दिल में दया या ममता नाम की कोई चीज नहीं थी। वो मासूम बच्चा भी उसकी दरिंदगी से बच नहीं सका। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेम के बचपन में। बचपन में जब उसके माता पिता की मौत हो गई थी तो वो अपने चाचा के साथ रहने लगा था। उसका चाचा पेशे से एक कसाई था, लेकिन इसके पीछे उसकी एक भयानक मानसिक बीमारी भी थी। वो प्रेम का रोजाना शारीरिक और मानसिक शोषण करता था। कभी कभी वो अपने चाचा के द्वारा यौन शोषण का शिकार होता था।
बचपन से ही ये सब देखते देखते उसके प्यार की मानसिकता में विकृति आ गया। धीरे धीरे वो साइको बन गया। एक दिन उसने अपने चाचा को बेरहमी से काट काट कर मार डाला और उसका मांस खा लिया। तब से ही उसे लोगों को मारने और उनका मांस खाने की आदत पड़ गई। प्रेम बच्चों को क्यों मारता था? इसके पीछे एक और कारण है जो आगे चलकर हमें पता चलेगा। प्रेम के पास एक व्यक्ति नियमित रूप से आता जाता था। प्रेम अपने शिकारों को मारकर उनके शरीर के अंग उस व्यक्ति को बेच दिया करता था। आदि की हत्या के बाद प्रेम ने उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को पॉलिथीन बैग में भर दिया। कुछ हिस्से उसने अपने घर के सेफ्टी टैंक में रखे और बाकी हिस्सों को नाले में फेंक दिया। वो लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर इस तरह बिखेरता था कि कोई उन्हें ढूंढ न सके। इस तरह वो सालों से लाशों को गायब करता आ रहा था। इसके बाद हम सेक्टर 36 के उस घर के मालिक धनी व्यापारी मिस्टर बासी को देखते हैं। वो अपनी पोती का जन्मदिन धूमधाम से मना रहे थे। तभी मिस्टर बासी के फोन पर एक कॉल आता है और वो फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति से जरूरी बातचीत निपटाते हैं। इसके बाद वो व्यक्ति को निर्देश देता है कि अगले दिन शाम को चुमकी नाम की एक लड़की को उसके घर लाया जाए। अगले सीन में हम चुमकी को देखते हैं जो अपने परिवार के साथ एक पूजा समारोह में जाने की तैयारी कर रही होती है। एक तरफ पूजा चल रही थी, ढोल की थाप पर लोग मस्ती में डूबे थे। उसी समय प्रेम को देखा जाता है जो अपने घर में लेटकर अपने किए गए अपराधों के बारे में सोचकर आनंद ले रहा था। वो सोचने लगता है कि कैसे उसने बच्चों और युवतियों को सड़क से अपहरण किया और फिर उनकी हत्या कर दी। ये बातें सोचते ही उसके मन में एक तरह की पाशवी खुशी जाग उठता था। लोगों को मारकर वो इतना आनंदित महसूस करता था कि कभी कभी उसे खुशी से नाचते हुए देखा जाता था। इसके बाद प्रेम अपना फोन उठाता है और चुमकी नाम की उस लड़की को कॉल करता है। उधर इंस्पेक्टर पांडे अपने परिवार के साथ एक नाटक देखने जाने की योजना बना रहा था। वो खुद भी उस नाटक में एक किरदार निभाने वाला था और उसी की तैयारी कर रहा था। तभी एक व्यक्ति आकर उसे बताता है कि उसकी बेटी चुमकी घोष पिछले 4 दिनों से गायब है। इंस्पेक्टर पांडे ने कहा, कल थाने आओ। लेकिन वो आदमी बोला, साहब मैं पिछले 2 दिनों से आपके पीछे पीछे घूम रहा हूँ, लेकिन आप कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अगर आज मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप ऐसा ही करते? यह सुनते ही पांडे उस आदमी पर बहुत गुस्सा हो गया। वो चिढ़कर बोला, मेरी बेटी को इसमें क्यों घसीटा जा रहा है? पांडे इतना गुस्से में था कि चिल्लाते चिल्लाते कब मंच पर चढ़ गया उसे खुद भी पता नहीं चला। दूसरी तरफ हम प्रेम को देखते हैं जो उसी समारोह में आया हुआ है और उसे जमीन पर एक मुखौटा पड़ा मिलता है। वो तुरंत वो मुखौटा उठाकर अपने चेहरे पर लगा लेता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। अचानक पांडे की पत्नी आकर कहती है कि उनकी बेटी काफी देर से कहीं दिखाई नहीं दे रही है। यह सुनकर पांडे चिंतित हो जाता है और आसपास अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। पांडे की बेटी जब अपने दोस्तों के साथ बाथरूम गई थी तब प्रेम ने मौके का फायदा उठाकर उसका अपहरण कर लिया। वहीं पास में एक एम्बुलेंस खड़ी थी और उस एम्बुलेंस का ड्राइवर वही आदमी था जो प्रेम के साथ काम करता है। जब प्रेम एम्बुलेंस के पास पहुंचता है तभी सौभाग्य से पांडे अपनी बेटी को देख लेता है। पांडे को भागते हुए आता देख प्रेम लड़की को छोड़कर भाग जाता है। पांडे उसका पीछा करता है और काफी कोशिश के बाद लगभग उसे पकड़ ही लेता है, लेकिन आखिरी वक्त में प्रेम उसके हाथ से निकलकर भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद पांडे अस्पताल पहुंचता है, लेकिन उसकी पत्नी उस पर बहुत गुस्सा होती है। वो उससे पूछती है, अपराधी पकड़ा गया या नहीं? पांडे के चुप रहने पर वो और ज्यादा नाराज हो जाती है। वो ताने मारते हुए कहती है, जो अपनी ही बेटी की रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरों के बच्चों की रक्षा कैसे करेगा? फिर वो कहती है कि जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा तब तक वो अपनी बेटी को छू भी नहीं सकता। यह सुनकर पांडे बहुत दुखी होता है। तभी उसे एहसास होता है कि उन माता पिताओं का दुख कितना बड़ा होगा जिन्होंने पहले ही अपने बच्चों को खो दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेम जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचता है और घर में घुसते ही अलमारी खोलकर उसमें से कई सीडी कैसेट्स निकालता है। उन कैसेट्स में से एक कैसेट को अलग कर देता है जिस पर एक दिल का निशान बना हुआ था। फिर वो अपनी पत्नी को फोन करता है और कहता है कि वो कुछ चीजें भेजने वाला है और इन चीजों को वो बहुत संभाल कर रखे, ऐसा प्रेम अपनी पत्नी से कहता है। कुछ समय पहले कार्यक्रम के दौरान इंस्पेक्टर पांडे जिस व्यक्ति पर बहुत गुस्सा हो गया था वो उसी व्यक्ति के घर आता है और उससे माफी मांगता है। साथ ही वो यह भी बताता है कि कल से वो चुमकी के गायब होने के मामले की जांच शुरू करेगा। अगले दिन सुबह एक और अपहरण की घटना होती है। शहर के एक प्रतिष्ठित अमीर परिवार का बच्चा जब स्कूल जाने के लिए घर से निकल रहा था तो अपने ही घर के सामने से उसका अपहरण हो जाता है। अपहरण के समय बच्चे की मां के साथ और भी कई लोग वहां मौजूद थे। दिन दहाड़े अपनी आंखों के सामने ऐसी अनहोनी देखकर बच्चे की मां सन्न रह जाती है। सुबह जब चुमकी के पिता थाने आते हैं तो पांडे उनसे चुमकी के बारे में जरूरी जानकारियां लेता है। वो जानने की कोशिश करता है कि चुमकी कहां जाती थी, किसके साथ रहती थी और उसकी संगत कैसी थी। चुमकी के पिता बताते हैं कि चुमकी मिस्टर बासी के अधीन नौकरी करती थी और गायब होने से पहले वो आखिरी बार मिस्टर बासी के घर गई थी। इसी सुराग के आधार पर इंस्पेक्टर पांडे मिस्टर बासी के घर जाता है। वहीं से वो अपनी जांच शुरू करेगा। दरवाजा खटखटाने पर प्रेम दरवाजा खोलता है। अचानक इंस्पेक्टर पांडे को देखकर प्रेम थोड़ा घबरा जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि कहीं कुछ पता तो नहीं चल गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इंस्पेक्टर पांडे कहता है कि वो मिस्टर बासी से मिलना चाहता है।
इसके बाद वो घर के अंदर चला जाता है। उस समय मिस्टर बासी सुबह का नाश्ता कर रहे थे। टीवी पर धनी परिवार के बच्चे के अपहरण के बारे में खबर चल रही थी, जिसमें पुलिस कमिश्नर जौहर रस्तोगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बासी पांडे को बताता है कि रस्तोगी उसका करीबी दोस्त है। इसके बाद जब इंस्पेक्टर पांडे चुमकी के बारे में पूछताछ करता है तो बासी कहता है कि चुमकी उस दिन यहाँ नहीं आई थी। तभी अचानक चुमकी के पिता वहां आ जाते हैं और मिस्टर बासी को बलात्कारी कहकर चिल्लाने लगते हैं। वो कहता है, यही आदमी मेरी बेटी का अपहरण किया है। इंस्पेक्टर पांडे उस वक्त हालात को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर बासी तब गुस्से में आकर सच बोल देते हैं। वो कहते हैं, ये आदमी दरअसल एक दलाल है, ये अपनी खुद की बेटी को बेचने का काम करता है। मिस्टर बासी कहते हैं, ये अपनी बेटी को नियमित रूप से मेरे पास भेजता है और इसके लिए मैं हर महीने मोटी रकम देता हूँ। ये सुनकर इंस्पेक्टर पांडे चुमकी के पिता पर भयंकर गुस्सा हो जाते हैं। वो चुमकी के पिता को पकड़कर उसे मनमानी तरीके से पीटते हैं और कहते हैं, मैं जरूर तेरी बेटी को ढूंढ कर रहूंगा, लेकिन तेरा ये वो मैं फिर कभी नहीं देखना चाहता। पांडे जब थाने लौटते हैं तो देखते हैं कि वहां पहले से ही पुलिस कमिश्नर रस्तोगी आ चुके हैं। दोस्त बासी को परेशान करने पर पुलिस कमिश्नर पांडे पर गुस्सा हो जाते हैं। वो पांडे को कड़े शब्दों में निर्देश देता है, अरे ये सब बेकार के केस छोड़ो और धनी की दुलारी वीएन त्रिवेदी के केस पर ध्यान लगाओ। ये केस अब हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे देश के मीडिया का ध्यान अब इसी पर है। वो पांडे से कहता है, अगर तुम ऊपर उठना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बातों के अनुसार चलना होगा, वरना तुम्हारा हाल बुरा होगा। एक तरह से धमकी देकर कमिश्नर वहां से चला जाता है। चुमकी के गायब होने के दिन चुमकी को जिस रिक्शा वाले ने उतारा था, इंस्पेक्टर पाठक उस रिक्शा वाले का मोबाइल फोन चेक करते हैं और वहां प्रेम के नंबर देखते हैं। ये देखकर उसे संदेह होता है। तब वो रिक्शा वाले से पूछताछ करता है और जानता है कि ये फोन असल में चुमकी का था। रिक्शा वाले से कुछ और चौंकाने वाली जानकारी मिलने के बाद पांडे फिर से आकर पुलिस कमिश्नर से मिलने जाता है। वो कमिश्नर को पूरे केस के बारे में ब्रीफ करता है। वो बताता है कि उस दिन रिक्शा वाला चुमकी को लेकर बासी के घर गया था। रिक्शा वाला बाहर चुमकी का इंतजार कर रहा था और 2 घंटे बाद प्रेम आया और चुमकी का फोन रिक्शा वाले के हाथ में दे दिया और कहता है कि रेलवे स्टेशन जाकर नदी के पानी में फोन फेंक देना। ऐसा करने से पुलिस की जांच में पता चलेगा कि चुमकी रेलवे स्टेशन गई थी और वहीं से वह गायब हुई है। खैर, इसके बाद रिक्शा वाला उस मोबाइल फोन के लालच में पड़ जाता है। वो उसे नदी में नहीं फेंकता बल्कि अपने पास रख लेता है। इंस्पेक्टर पांडे तब कमिश्नर से कहते हैं, सर मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर बासी चुमकी के मिसिंग केस में शामिल हैं। अगर आप सहयोग करें तो हम बहुत जल्दी असली अपराधी को ढूंढ निकालेंगे। केस में ऐसी प्रगति के लिए जहां कमिश्नर मिस्टर पांडे को सराहना करना चाहिए, वहां उल्टे वो पांडे को नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी देते हैं। कमिश्नर एक दूसरे अधिकारी को बुलाकर कहते हैं, पांडे के लिए अभी रिजाइन लेटर तैयार करो। पांडे उनके सामने माफी मांगता है, लेकिन कमिश्नर उसे बर्खास्त कर देते हैं। कमिश्नर गलत तरीके से पांडे को नौकरी से निकाल देते हैं। पांडे के पास यहाँ कुछ करने को नहीं था। वो हेल्पलेसनेस में अपने हथियार जमा करके बाहर निकल जाता है। उसी धनी परिवार के बेटे वीएन को पुलिस सिर्फ 2 दिनों में बरामद कर लेती है। इससे पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। सभी पुलिस को सराहते हैं, लेकिन राजीव कॉलोनी में इतने सारे बच्चे गायब हो गए हैं, इसके बारे में पुलिस को कोई चिंता नहीं है। पुलिस के ऐसे भेदभावपूर्ण व्यवहार को देखकर इंस्पेक्टर पांडे मन ही मन बहुत अफसोस कर रहे थे। इंस्पेक्टर पांडे की नौकरी चली गई, लेकिन उन्होंने अपनी जांच बंद नहीं की। वो हमेशा छिपकर प्रेम पर नजर रखते थे। दूसरी ओर मिस्टर बासी को देखा जाता है कि इस उम्र में भी वह किसी न किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल है। वो युवा खूबसूरत विदेशी महिलाओं को हायर करता है और उनके साथ यौन संबंध बनाता है। यहाँ तक कि वो उनसे पोर्न वीडियो बनवाकर उसे ब्लैक मार्केट में बेचता है, जिससे वो करोड़ों रुपए कमाता है। मिस्टर बासी के सभी अपराधों के गवाह और उनके सबसे विश्वसनीय नौकर है प्रेम, जो इन सब चीजों को संभालता है। एक रात इंस्पेक्टर पांडे और कांस्टेबल पाठक मिलकर छत पर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, क्योंकि अगले दिन से इंस्पेक्टर पांडे फिर से थाने में ज्वाइन करने वाले थे, क्योंकि पिछले कमिश्नर का भी ट्रांसफर हो गया था। कल नया कमिश्नर जिम्मेदारी ग्रहण करेगा। उसी समय कांस्टेबल पाठक उस एम्बुलेंस ड्राइवर को देखता है और इंस्पेक्टर पांडे से कहता है, सर उसी दिन मैं इस आदमी की वजह से आपकी बेटी को अस्पताल ले जा सका, इसलिए आपको इसे एक धन्यवाद देना चाहिए। ये सुनकर पांडे हैरान होकर उस आदमी की ओर देखता है, क्योंकि वो तो इस आदमी को पहले से जानता है। उसने देखा है कि ये आदमी प्रेम के साथ काम करता है, इसलिए उन्हें समझने में कोई देर नहीं लगती कि उस दिन ये आदमी वहां अपनी बेटी का अपहरण करने के लिए खड़ा था। पांडे तुरंत पाठक के साथ बाहर निकल पड़ता है। वो उस आदमी का पीछा करते हुए एक अस्पताल पहुंच जाता है जहां वो आदमी काम करता था। वो आदमी पेशे से एक कंपाउंडर था। मौका देखकर इंस्पेक्टर पांडे और पाठक ने मिलकर उसे अगवा कर लिया। फिर उसे एक सुनसान जगह पर ले गए। पहले तो उसे जमकर पीटा गया। मार खाकर उसने सब सच बता दिया। उसने कबूल किया कि इस पूरे मामले के पीछे प्रेम का हाथ था। इसके बाद हम नए कमिश्नर मिस्टर भूपेन को देखते हैं, जो अपने परिवार से विदा ले रहे हैं ताकि अपनी नई पोस्टिंग पर जा सकें। आज इंस्पेक्टर पांडे का भी ज्वाइनिंग डे था। जब वो थाने पहुंचा तो देखा कि नए कमिश्नर पहले से ही वहां पहुंच चुके थे। उसके साथ पूर्व कमिश्नर जौहर रस्तोगी भी था। रस्तोगी ने पांडे को देखते ही नए कमिश्नर के सामने उसका अपमान करना शुरू कर दिया। फिर जाने से पहले पांडे की ओर तिरछी नजर से देखकर घूरता रहा। कमिश्नर रस्तोगी का व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं था। गाड़ी में बैठते ही
उसने श्रवण कुमार नामक एक आदमी को फोन किया और कहा, अगर प्रमोशन चाहिए तो इंस्पेक्टर दत्ता के बारे में जो भी जानता है मुझे बता। आदमी इस प्रस्ताव पर तैयार हो गया। इसके बाद जौहर रस्तोगी ने अपने दोस्त बसी को फोन करके एक गुप्त खबर दी, जिसे सुनकर बसी काफी चिंतित हो गया। जैसे ही बसी ने फोन किया, उसने एक सुपारी किलर को किसी की हत्या का आदेश दे दिया। नए कमिश्नर भूपेन पांडे की तरह ही ईमानदार पुलिस अधिकारी थे, इसलिए वो पांडे को बेहद पसंद करते थे, क्योंकि दोनों ही आदर्शों के मामले में सच्चे और निष्ठावान पुलिस अफसर थे। और इसी ईमानदारी के कारण नए कमिश्नर भूपेन दत्ता का अब तक 10 बार तबादला हो चुका था, क्योंकि अच्छे लोग ज्यादा दिन एक जगह टिक नहीं पाते। इंस्पेक्टर पांडे नए कमिश्नर को साथ लेकर उस गुप्त जगह जा रहे थे जहां उस कंपाउंडर को कैद करके रखा गया था। लेकिन पांडे के वहां पहुंचने से पहले ही बसी के भेजे हुए वो सुपारी किलर वहां पहुंच गए और कंपाउंडर को मारने लगे। उसे मारने के बाद वे उसे अपने साथ ले गए। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर पांडे कमिश्नर को साथ लेकर मौके पर पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद जब उसने कंपाउंडर को कहीं नहीं देखा तो वो बेहद चिंतित हो गया। उसने आसपास के कमरों में उसे ढूंढना शुरू किया। तभी वहां कांस्टेबल पाठक आ गया, जिसे पहरे पर रखा गया था। पाठक ने बताया कि उसे भूख लगी थी, इसलिए वह खाने के लिए बाहर चला गया था। उसे इस पूरी घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यह सुनकर इंस्पेक्टर पांडे का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। ड्यूटी में लापरवाही के कारण इंस्पेक्टर पांडे ने कांस्टेबल पाठक को मारना शुरू कर दिया। तब पुलिस कमिश्नर भूपेन ने इंस्पेक्टर पांडे को सख्ती से आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके प्रेम को गिरफ्तार करो। रात में प्रेम को थाने लाया गया पूछताछ के लिए। इंस्पेक्टर पांडे को देखकर प्रेम उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा, क्योंकि उस दिन गलती से उसने इंस्पेक्टर पांडे की बेटी का अपहरण करने की कोशिश की थी। इस बात के लिए उसने इंस्पेक्टर पांडे से माफी मांगी। प्रेम के सामने ही एक वीडियो रिकॉर्डर रखा था, जिससे उसकी गवाही रिकॉर्ड की जा रही थी। शुरू से ही प्रेम को बहुत जल्दी थी। वो बार बार कह रहा था, जो भी पूछना है जल्दी पूछ लो, मुझे घर जाना है, क्योंकि आज रात 9 बजे सब बनेगा करोड़पति का फाइनल एपिसोड है, जिसे वो किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहता था। यहाँ प्रेम की बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातों और स्टाइल को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पूछताछ के लिए नहीं लेके आया है, बल्कि वो जैसे इंस्पेक्टर पांडे का कोई करीबी दोस्त हो। लेकिन एक बात थी जो वाकई हैरान करने वाली थी, उसने किसी भी सवाल का गलत जवाब नहीं दिया। उससे जिस भी मामले में सवाल किया गया उसने सटीक जवाब दिए। बिना किसी झूठ का सहारा लिए उसने अपने सारे अपराध साफ साफ कबूल कर लिए। पहले चुमकी के बारे में पूछने पर प्रेम ने बताया कि उसने चुमकी का गला घोंटकर खुद ही उसकी हत्या की थी। हत्या का मुख्य कारण यह था कि चुमकी ने उसका अपमान किया था। प्रेम ने चुमकी को सेक्स करने का ऑफर दिया था, लेकिन चुमकी इस पर बेहद गुस्से में आ गई। उसने प्रेम को नीच नौकर और न जाने क्या क्या कहकर बहुत अपमानित किया, जो प्रेम सहन नहीं कर पाया। इसी कारण उसने चुमकी की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने चुमकी के मृत शरीर के साथ कई बार सेक्स किया। फिर उसने चुमकी के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, उन्हें पॉलिथीन में भरकर डस्टबिन में फेंक दिया। जवाब में प्रेम ने बताया कि चूंकि वह चुमकी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने चुमकी के शरीर के किसी भी अंग को नहीं बेचा, लेकिन यह स्वीकार किया कि चुमकी को छोड़कर उसने बाकी सभी पीड़ितों के अंगों को बेच दिया है। यहाँ तक कि कुछ पीड़ितों को मारने के बाद उसने उनका मांस भी खा लिया। उसकी यह आदत बचपन में तब शुरू हुई थी जब उसने अपने चाचा को मारकर उनका मांस खाया था। तभी से इंसानों की हत्या करके उनका मांस खाना उसकी लत बन गई। इंस्पेक्टर पांडे ने उससे आगे पूछा कि उसने अब तक कितने लोगों की हत्या की है। इस सवाल पर प्रेम ने कुछ समय लिया सोचने के लिए, फिर वो एक एक करके गिनने लगा। अंत में उसने बताया कि अब तक उसने 24 से 25 लोगों की हत्या की है। उसने ये भी खुलासा किया कि उनमें वो अली भी था, जिसे इंस्पेक्टर पांडे ने पुरस्कृत किया था। अली का नाम सुनते ही पांडे चौंक गया और फिर अपने गुस्से को काबू न कर पाते हुए प्रेम को पकड़कर पीटने लगा। उस वक्त प्रेम उलटी दलील देते हुए कहने लगा, अरे सर, जिन बच्चों को मैंने मारा वे जिंदगी में क्या बन पाते, न डॉक्टर बन पाते न इंजीनियर। प्रेम ने अजीब अजीब तर्क देते हुए कहा, ये बच्चे सिर्फ बस के हेल्पर बनते या सड़क साफ करते। कोई इन बच्चों की परवाह नहीं करता, कोई उनका ख्याल नहीं रखता। ये समाज की कचरा ही हैं। मैं इन्हें मारकर इनके अंग बेच देता हूँ और उन अंगों से कई अमीर परिवारों के बच्चों को नया जीवन मिलता है। वे बच्चे एक दिन देश चलाएंगे, डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। इसमें क्या गलत है? क्या मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है? प्रेम इस तरह की अजीब दलीलें दे रहा था। तभी कमिश्नर भूपेन ने उसके बॉस बलबीर सिंह, यानी जब मिस्टर बस्सी के बारे में पूछा गया कि क्या वो इस सब में शामिल है, तो प्रेम कोई सही जवाब नहीं दे सका। वो इस सवाल को टालने लगा, इसलिए उन्हें प्रेम को लॉकअप में बंद कर दिया। प्रेम तब बेचैन हो रहा था, यहाँ तक कि उसने गालियां देना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पसंदीदा शो सब बनेगा करोड़पति पहले ही शुरू हो चुका था। इस हालात को देखकर इंस्पेक्टर पांडे ने टेलीविजन चालू कर दिया। प्रेम ठीक से टीवी देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनकर वो पूरी तरह शांत हो गया। दूसरी ओर बस्सी के उन सुपारी किलरों को देखा जाता है। वे लाश को जलाने में लगे हुए थे और वहां रखे एक पॉलिथीन बैग में हम उस कंपाउंडर का एक हाथ देख पाते हैं। ये देखकर ये साफ है कि उस आदमी को उन्होंने मार दिया है। अगले दिन प्रेम को साथ लेकर सेक्टर 36 के उस घर पर छापा मारा जाता है। वहां से एक एक करके कई मृत लोगों की कंकाल और उनके इस्तेमाल की चीजें बाहर आने लगती हैं, जिससे चारों ओर हड़कंप मच जाता है। वहां पीड़ितों के परिवार और रिश्तेदार इकट्ठा होने लगते हैं।
पीड़ितों के परिवार के बीच रोने की चीखें फैल जाती हैं। आम जनता में बेहद उत्तेजना पैदा हो जाती है। पुलिस किसी तरह बैरिकेड लगाकर उन्हें संभालने की कोशिश करती है। एक एक करके सभी पीड़ितों के शरीर के हिस्से नाले से निकाले जा रहे थे और ये दृश्य विभिन्न टेलीविजन चैनलों पर लाइव प्रसारित किया जा रहा था। तभी उत्तेजित जनता का गुस्सा चारों ओर फूट पड़ा। प्रेम को कड़ी पुलिस सुरक्षा में वहां से हटाया जाता है। बाद में इस मामले में प्रेम के बॉस बलबीर सिंह भी शामिल हो जाते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले जाती है। इस घटना के बाद दोस्त बसी को बचाने के लिए जौहर रस्तोगी को देखा जाता है, जो ऊपर के किसी व्यक्ति को फोन करने की कोशिश कर रहा है। बाद में पुलिस प्रेम के घर पर छापा मारती है। वहां उन्हें कई हथियार मिलते हैं जिन्हें प्रेम हत्या के काम में इस्तेमाल करता था। प्रेम और उसके बॉस को जेल भेज दिया जाता है। दूसरी ओर न्यूज चैनल पीड़ित परिवारों के इंटरव्यू लेने लगते हैं। जब ये खबर चारों ओर फैलती है तो उत्तेजित जनता बसी के घर पर हमला और तोड़फोड़ करती है। दूसरी तरफ गृह मंत्री को देखा जाता है। उनके घर की दीवार पर एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें वो मिस्टर बसी और रस्तोगी के साथ है। ये देखकर हम समझ जाते हैं कि ये तीनों वास्तव में करीबी दोस्त है। उनकी दोस्ती कॉलेज के समय से ही है। गृह मंत्री फोन करके पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को बताता है कि अब से इस केस की सभी मामलों की निगरानी उसके दोस्त जौहर रस्तोगी करेगा और साथ ही वो जौहर रस्तोगी को प्रमोशन देकर सीबीआई में ट्रांसफर कर देता है। रस्तोगी के हाथ में सत्ता आते ही सबसे पहले वो इंस्पेक्टर रामचरण पांडे को स्थायी रूप से बर्खास्त कर देता है। दूसरी ओर कमिश्नर भूपेन को प्रमोशन देकर डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। रस्तोगी इस केस का पूरा श्रेय कमिश्नर भूपेन को देता है, जबकि इस पुरस्कार का असली हकदार इंस्पेक्टर रामचरण पांडे था, लेकिन उसे असफल अधिकारी कहकर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। क्योंकि ऊपर के लोग मिस्टर बसी के पक्ष में थे, इसलिए उनके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं किया जा सका, इसलिए उसे बेकसूर करार दिया जाता है। एक दिन पांडे कमिश्नर भूपेन को फोन करके प्रेम से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। कमिश्नर भूपेन की अनुमति मिलने पर पांडे प्रेम से मिलने के लिए जाता है। पांडे प्रेम से पूछता है कि उसने इंसानों के अंगों से जो पैसे बनाए वो कहाँ रखे हैं। प्रेम जवाब देता है कि उसने सारे पैसे अपनी पत्नी को भेज दिए हैं। जब पांडे पूछता है कि उसने अपनी पत्नी के पास पैसे कैसे भेजे, तो प्रेम बताता है कि उसने अपने उस कंपाउंडर दोस्त के जरिए पैसे भेजे, लेकिन पांडे कहता है कि उस कंपाउंडर ने उसकी पत्नी को एक पैसा भी नहीं दिया है, उसने सारे पैसे अपने पास ही रखे हैं। प्रेम इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता। तब पांडे बताता है कि उसने उस कंपाउंडर का अपहरण किया था और पूछताछ करके यह सब जानकारी हासिल की। ये सुनकर प्रेम बहुत उत्तेजित हो जाता है। वो पांडे से अनुरोध करता है कि उसे छोड़ दिया जाए क्योंकि वो अपनी पत्नी के पास जाना चाहता है, लेकिन पांडे कहता है तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे क्योंकि तुम्हारा बॉस अपनी सारी गलतियां तुम्हारे ऊपर डाल चुका है। वो तो सही सलामत बाहर निकल गया, लेकिन सजा तुम ही भोगोगे। इसलिए पांडे उससे अनुरोध करता है कि वो अपने बॉस के बारे में जो कुछ भी जानता है सब बता दे। प्रेम अच्छी तरह समझ चुका है कि उसके बॉस ने उसे फंसाने की कोशिश की है, इसलिए अपने बॉस के बारे में कुछ गुप्त जानकारियां बताता है। वो उस सीडी डिस्क का जिक्र करता है जिस पर एक दिल का निशान था। इस कैसेट में उसके बॉस के सभी कुकर्मों के सबूत हैं। इसके बाद एक रात इंस्पेक्टर पांडे एक बस टर्मिनल पर कांस्टेबल पाठक से मिलता है। वो पाठक से एक लैपटॉप ले लेता है। पाठक पूछता है तुम कहां जा रहे हो। इसके जवाब में इंस्पेक्टर पांडे कहता है कि वो कल वापस आएगा और उसे सब कुछ बताएगा। इसके बाद इंस्पेक्टर पांडे एक बस में चढ़ जाता है और प्रेम के गांव के घर की ओर रवाना होता है। अगले दिन सुबह इंस्पेक्टर पांडे प्रेम के घर पहुंचता है। वो प्रेम की पत्नी से उस कैसेट के बारे में बात करता है और वो कैसेट निकाल देती है। तुरंत ही इंस्पेक्टर पांडे उस कैसेट को अपने लैपटॉप में डालता है। लैपटॉप की स्क्रीन पर वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर वो आतंकित हो जाता है। ये दृश्य देखकर पांडे पसीने से तरबतर हो जाता है। इसी दौरान प्रेम की पत्नी वहां आ जाती है और वो जल्दी से लैपटॉप को शट डाउन कर देता है। वापसी के रास्ते में पांडे को सड़क पर कोई गाड़ी नहीं मिलती। काफी देर बैठने के बाद एक गाड़ी आती है। गाड़ी पर एक चिन्ह देखकर स्पष्ट होता है कि यह मिस्टर बसी के भाड़े के कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की गाड़ी है। इंस्पेक्टर पांडे उनकी लिफ्ट लेता है और वो इसके लिए आभार व्यक्त करता है क्योंकि वो पिछले 1 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। तब पांडे पूछता है आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तब बुजुर्ग व्यक्ति कहता है हम 2 घंटे से घूम रहे हैं लेकिन पता नहीं मिल रहा है। ये सुनकर पांडे कहता है पता मुझे दो, देखता हूँ क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तब बुजुर्ग व्यक्ति पीछे खड़े एक लड़के से कहता है योगेश सर को पता दिखाओ। जब पांडे कागज हाथ में लेकर उसे खोलता है तो वहां उसकी तस्वीर देखता है। ये देखकर वो कुछ समझ नहीं पाता। अचानक योगेश उसे पीछे से पकड़ लेता है और एक स्क्रू ड्राइवर से उसके सीने में लगातार वार करने लगता है। पास में खड़ा दूसरा व्यक्ति पांडे की गर्दन पर चाकू चला देता है। पांडे की गला से बहुत अधिक खून बह रहा था। वो मृत्यु की पीड़ा में तड़प रहा था। पांडे के बैग से वह कैसेट निकाल लेते हैं और उसे तोड़कर सड़क पर फेंक देते हैं। उसके बाद पांडे के साथ क्या हुआ ये कभी नहीं पता चला। इसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं। इस बीच प्रेम को फांसी दे दी जाती है और उसके बॉस को सभी प्रकार के आरोपों से मुक्त कर दिया जाता है। दूसरी ओर देखा जाता है कि कांस्टेबल पाठक अब इंस्पेक्टर बन गया है और रामशरण पांडे की कुर्सी पर बैठा है। आपको यकीनन याद होगा कि कमिश्नर रस्तोगी ने
श्रावण कुमार नाम के एक व्यक्ति को फोन किया था और कहा था, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी प्रमोशन का इंतजाम कर दूंगा। हाँ, सही पहचाना, ये वही व्यक्ति है जिसका पूरा नाम श्रावण कुमार पाठक है। उसी दिन उसने कंपाउंडर को छिपाने का पता कमिश्नर को भेजा था। यहां तक कि इंस्पेक्टर पांडे जो प्रेम के घर सबूत लाने गया था, इस बारे में भी उसने कमिश्नर को बता दिया और इस विश्वासघात के इनाम के रूप में उसे प्रमोशन मिलकर इंस्पेक्टर बना दिया गया। इंस्पेक्टर बनने के बाद उसका अहंकार कई गुना बढ़ जाता है। जब उसका लंबा समय का सहयोगी बिश्नोई उसे दोस्त कहकर बुलाता है तो वो उस पर बहुत नाराज हो जाता है। सर कहकर न बुलाने पर उसे लगता है कि उसे गंभीर रूप से अपमानित किया है। यही तो हमारे समाज का पारंपरिक नियम है। अयोग्य लोगों को सत्ता की कुर्सियों पर जगह मिलती है, जबकि पांडे जैसे योग्य और ईमानदार लोगों की जगह थाने के नोटिस बोर्ड पर होती है। वहां हमें उसका एक मिसिंग पोस्टर दिखाई देता है। एक दिन बिश्नोई जब अखबार खोलता है तो देखता है कि पांडे के रहस्यमय तरीके से लापता होने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वो दरवाजा खोलता है लेकिन वहां किसी को नहीं देखता, लेकिन वहां एक पार्सल रखा था। जब वो पार्सल खोलता है तो उसे एक सीडी कैसेट दिखाई देता है जिसके ऊपर एक दिल का निशान बना हुआ था। इसके जरिए फिल्म की कहानी खत्म होती है, लेकिन इस सीन को देखकर हम समझ जाते हैं कि शायद इस फिल्म का दूसरा पार्ट आएगा और वहां हम जानेंगे कि इंस्पेक्टर पांडे के साथ क्या हुआ। खैर, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो जरूर एक कमेंट करके जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।